आज हम जो क्लास लेकर के आए हैं वो रहेगा चैप्टर नंबर 11 और पेड़ पौधे रहेगा इसका शीर्षक। ये एक लेख है, लेख को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और पहले अभ्यास ज्ञान पढ़ लेते हैं जो अति महत्वपूर्ण होता है। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ में पेड़ पौधों को मानव के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि पेड़ पौधों को मानव के रूप में दर्शाया गया और ये बताना चाहा गया है लेखक के द्वारा कि पेड़ पौधे भी बिल्कुल मानव का ही रूप होते हैं, कि वे किस प्रकार सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, साथ ही पेड़ भी अपनी संतान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो देखेगा जिस तरह से जीवन हमारे अंदर है, मनुष्य के अंदर है, जीव जंतु के अंदर है, वैसा ही जीवन वनस्पति के अंदर भी होता है। जैसा हम करते हैं लगभग वो भी वैसा ही करते हैं, हम खाते हैं वो भी खाते हैं, हम पीते हैं वो भी पीते हैं, हर चीज ऐसा ही होती है, जैसा हम करते हैं वैसा वो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आज बिल्कुल पेड़ पौधों के बारे में समझेंगे कि पेड़ पौधों का जीवन भी हमारे जैसा होता है। ठीक है, मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे, महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में एक दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया, दो सुकोमल पत्तों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से खड़ा गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते हुए देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा हो, ठीक वैसे ही ऐसे लगता है कि एक अंदर से, बीज के अंदर से एक पौधा बाहर निकल के आता है। प्यारे बच्चों, ठीक है, गाछ का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी गाछ वृक्ष में जड़ व तना ये दो भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि गाछ वृक्ष को जिस तरह भी रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी, वह तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था, परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा, पौधे का सर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। एक दिन बाद क्या देखता हूं कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गए हों, उसकी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ गई तथा जड़ें घूमकर नीचे की ओर लटक गई हैं। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी, देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखते हैं पेड़ पौधों में जब आप बीज बोते हैं तो वह अंकुरित होता है, बाहर निकलता है और पत्तियां उसमें आती हैं और जड़ नीचे की तरफ विकास करती हैं। जड़ जो है पानी और खरपतवार लेती हैं, जबकि पत्तियां सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, ठीक है, उससे सूर्य का प्रकाश लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी साथ हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। अब देखेगा हमारे दांत होते हैं तो हम जो कठोर वस्तुएं होती हैं उनको भी खा लेते हैं, लेकिन वृक्ष ऐसा नहीं कर पाते। प्यारे बच्चों, चूंकि होता क्या है, वृक्ष जो है हवा से, पानी से, सूर्य के प्रकाश से, मिट्टी से, जड़ों के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और वो भी तरल रूप में। गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ों का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाते हैं। खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टताएं देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। तो देखेगा हजारों हजार नाल यानी कि छिद्र होते हैं, ये सोखने वाली नालियां होती हैं, उन्हें नल कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा गाछ के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं, हवा से ग्रहण करते हैं। मान लीजिए यहाँ सूर्य है तो सूर्य से प्रकाश आता है और हवा आती है,
तो इनके माध्यम से पेड़ पौधे भोजन अपना बनाते हैं। ठीक है, आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, गाछ वृक्ष उसी का सेवन करते हैं, करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। अब देखिएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है, जो वायुमंडल में जहर की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर प्रदूषण की, पेड़ पौधे उसी को सोख करके उसे फिल्टर करके हमें देते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेध कर डालते हैं और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश से मिलने पर बच नहीं सकते। गाछ वृक्ष की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। अब सबकी कोशिश रहती है कि थोड़ा सा उन्हें प्रकाश मिल जाए और पानी मिल जाए और वायु मिल जाए और उन्हीं से खरपतवार मिल जाए, उस सब के योग से वह अपना भोजन बनाते हैं। तो पेड़ों की तो बात ही अलग है, कितना अच्छा जीवन है, हमारे लिए कितने अच्छे हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसे पेड़ पौधे लेते हैं, और जब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसे हम लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, इसके पास गमले में पौधे रखो, तब देखोगे कि सारी पत्तियां में डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन में जाने पर पता चलेगा कि तमाम गाछ वृक्ष इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेलताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाती हैं, इसलिए पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का पारस पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। गाछ वृक्ष के रेशे में सूरज की किरणें अब्ध है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। गाछ वृक्ष व समस्त हरियाली प्रकाश व हथियाने के जाल हैं। पशु डांगर कहते हैं, डांगर जैसे पशु होते हैं ना, पशु डांगर कहा जाता है उन्हें। पेड़ पौधे हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतु के शरीर में प्रकाश करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही जीवित होते हैं। सबसे बड़ी मजे की बात यह है, अगर हमें पेड़ पौधों को प्रकाश ना मिले तो हम भी जो है जीवित नहीं रह पाएंगे। कारण क्या आप सोचते होंगे कि हम पे कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है, यानी कि हम कौन सा जो है खाना जो खा रहे हैं वो पेड़ पौधे से, तो उससे सूर्य के प्रकाश से थोड़ी बनाते हैं, हम तो अलग बनाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात समझने वाली है, पेड़ पौधे प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, उनको तोड़ करके हम खाते हैं। तो कहीं ना कहीं बात तो सूर्य से ही निकल के आती है। तो हमें भोजन जो मिलता है सूर्य के ही कारण मिलता है। ठीक है, कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाता है। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। बीज ही गाछ वृक्ष की संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है, जिसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या, जरा सोचो तो। गाछ वृक्ष तो मटमेली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारकार ग्रह करते हैं, फिर इसी अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। कथा सुनी होगी स्पर्शमणि की, पार्श पत्थर की, जिसके परस से लोहा सोना हो जाता है। और मेरे ख्याल से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह नौछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का परस पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते हुए फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपनी परिजनों को निमंत्रण करते हैं। इसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर गाछ वृक्ष भी अपने बंधुओं को बुलाते हैं। इसने ही सख्त वाणी से में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव आज
मेरे घर आओ, यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगे रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जिस तरह से हमारे रिश्तेदार आते हैं वो भी हरियाली से, सुगंध से एक दूसरे का स्पर्श करते हैं और महसूस करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में मधुमक्खी व तितली के साथ बिरछा की चिरकाल से निष्ठा है, वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते, पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं। अब जो पतंगे हैं यानी कीट पतंगे, वो पेड़ों की छाल में रहते हैं, पेड़ों के खाल में रहते हैं और वह पक्षियों के डर से अंदर घुस जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। गाछ अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण का मतलब है यानी कि शुक्राणु होते हैं। ठीक है, वो एक पेड़ से दूसरे पर ले जाती हैं और उसी से फूल के बाद में फल की उत्पत्ति होती है और फल से बीज निकलता है, उससे बच्चा होता है। परागकण का बीज पक नहीं सकता, इस प्रकार फूल में बीज फलता है, अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्षी बीजों का पोषण कराता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल का संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा विहार करती हुई आगे बढ़ जाती थी, पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे, छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थरथर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालें टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन आकाश पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर जाता है। अब देखिएगा, कहते हैं जब बिहार चलती हैं यानी कि हवाएं चलती हैं, जब पेड़ काफी बूढ़ा हो जाता है तो एक दिन उसके भी प्राण निकल जाते हैं। जब सूख करके लक्कड़ हो जाता है तो हवाएं आती हैं और तोड़ करके उसे भी गिराना शुरू कर देती हैं। प्यारे बच्चों, हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही थरथर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन आकाश पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाते हैं। तो यह है जगदीश चंद्र बसु द्वारा एक अच्छी कहानी थी, लेख था जो बहुत ही सुंदर था। पेड़ों से हमें कैसे जोड़ा गया है और हम पेड़ों से किस तरह से जुड़ते हैं, एक दूसरे को किस तरह से बताया है। तो प्यारे बच्चों, यह था आज का आपका अध्याय। शिशु छोटा बच्चा होता है, गाछ वृक्ष माने पेड़ पौधे होते हैं, परीक्षण माने जांच परख होती है, ध्रुव माने पदार्थ होते हैं, ग्रहण माने स्वीकार होता है, श्वास माने सांस होती है, विधाता माने ईश्वर है, निरंतर माने लगातार है, आच्छादित माने छाया हुआ ढका हुआ है, समाहित माने समाया हुआ है, परस माने स्पर्श छूना होता है, प्रफुल्लित माने खुश है, संचय माने इकट्ठा करना है, क्रीड़ा माने खेल है और संग माने साथ होता है, नियंत्रित माने बुलावा, क्षीण माने कमजोर, आकाश माने अचानक होता है। तो प्यारे, ये थे आपके शब्दार्थ। इनको अच्छे से याद करिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।